हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडिया का। सबसे पहले सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेम चाइल्ड। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इसकी डिफिनेशन में तीन चीज़ें आती हैं, तीन बातें हैं। सीवियर वेस्टिंग, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एडिमा ऑफ न्यूट्रिशन ओरिजिन। इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिलती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो सेम चाइल्ड है। अगर कोई बच्चा सीवियर वेस्टिंग में है, अगर किसी बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम है, या तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल एडिमा ऑफ न्यूट्रिशनल ओरिजिन, इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी तो उसको हम सेम चाइल्ड बोल देंगे। जो पैथोलॉजी होती है सेम चाइल्ड की, वो दो पैथोलॉजी हम स्टडी करते हैं। दो पैथोलॉजी कौन सी? क्वाशियोरकर चाइल्ड और दूसरा मरेस्मस चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन समझ लीजिए पक्का रहता है, तो ध्यान से सुनना इस बात को। जो क्वाशियोरकर चाइल्ड होता है वो एडिमेटस सेम चाइल्ड उसको हम बोलते हैं, यानी इसमें एडिमा प्रेजेंट होता है। एडिमेटस एक एक करके हम पहले देखेंगे, ठीक है। पहले क्वाशियोरकर को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर मरेस्मस देखेंगे। क्वाशियोरकर क्या है? एडिमेटस सेम चाइल्ड, यानी इसमें एडिमा प्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? माल एडेप्टिव सेम चाइल्ड, इसमें माल एडेप्टिव होगा। डिकम्पनसेटेड फैट शुगर बेबी, इसको हम क्या बोलते हैं? फैट शुगर बेबी बोलते हैं। जो सबसे इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देखिए क्या है? सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। क्या है? क्वाशियोरकर जो होता है उसमें प्रोटीन की सीवियर डिफिशियंसी होती है। ये पॉइंट जरूर आप याद रखना। कैलोरी की भी डिफिशियंसी होती है। फ्री रेडिकल डैमेज इसमें होता है। मरेस्मस देख लेते हैं। मरेस्मस में एडेमा नहीं पाया जाता है। अभी मैं एक फोटो दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मरेस्मस में आप ऐसे याद करिए कि मरा हुआ, एकदम मरा हुआ, यानी एकदम सूख गया है, इस तरीके से याद रखेंगे तो नॉन एडेमेटस, यानी ये इसमें एडेमा नहीं पाया जाएगा। और ये जो बच्चा होगा ना वो एडाप्टिव होगा। पहले मैं बताया था क्वाशियोरकर में क्या बताया था कि ये माल एडाप्टिव होता है, यानी ये एडाप्शन नहीं कर पाता है। और ये मरेस्मस कैसा होता है? एडाप्टिव होता है, ये याद रखना आप। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनसेटेड, उसी को बोलते हैं जो कंपनसेट कर पाए, जो चीज़ों को कंपनसेट कर सके उसको कंपनसेटेड बोलते हैं। तो आप ये मुझे बताइए, जो एडाप्टिव है, मरेस्मस क्या एडाप्टिव है, क्वाशियोरकर क्या है? नॉन एडाप्टिव है। तो बेहतरीन कौन सी रिकवरी होगी? मरेस्मस होगी, इसलिए कि एडाप्ट कर ले जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे वाली पॉइंट इस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मरेस्मस की, ये जरूर याद रखना, इसको भूलना नहीं। क्या? सीवियर डिफिशियंसी बोथ कैलोरी एंड प्रोटीन। इसमें जो डिफिशियंसी होगी वो कैलोरी की भी डिफिशियंसी होगी और प्रोटीन की भी डिफिशियंसी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। यानी सीवियर डिफिशियंसी होगी किसकी? कैलोरी की और प्रोटीन की। फ्री रेडिकल डैमेज इज मिनिमल, यानी इसमें फ्री रेडिकल बहुत ही कम डैमेज होता है, डैमेज करता है। क्वाशियोरकर और मरेस्मस अभी हम दिखाते हैं आपको। मैंने मरेस्मस में क्या बोला था? मरेस्मस में क्या बोला था? नॉन एडेमेटस, यानी एडेमा नहीं होगा। देखो, देखने से लग रहा है क्या? ये मरेस्मस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? मरेस्मस है। मरेस्मस, ये क्या है? क्वाशियोरकर है। ये क्या है? क्वाशियोरकर। ये देखिए, क्वाशियोरकर का हॉलमार्क देख लेते हैं। हॉलमार्क क्या है? पेमजी, ये शॉर्ट फॉर्म है, पेमजी याद रखो, ये रट लो, पेमजी। पी फॉर साइकेट्रिक चेंजेस, साइकेट्रिक बोलो या मेंटल बोलो, साइकेट्रिक चेंजेस, यानी इसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी। दूसरा ई से, पेम का ई जो है उसमें एडेमा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्वाशियोरकर में क्या होता है? एडेमा पाया जाएगा। एम फॉर मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग इसमें दिखेगी। जी फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन भी होगा। तो कहने का मतलब क्वाशियोरकर का जो हॉलमार्क फीचर है वो क्या है? पेमजी। ये चार चीज़ें अगर दिख रही हैं तो आप जो है बता सकते हो कि क्या है, ये क्वाशियोरकर है। मरेस्मस का क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। मरेस्मस में क्या होता है? एडेमा नहीं होता है। सबसे पहले क्या देख रहे हो? एडेमा नहीं होता है, एडेमा नहीं होता है। मेंटल चेंजेस थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, देखने में आसानी हो। मेंटल चेंजेस कोई नहीं होती, यानी इसकी मेंटल स्थिति सही होती है। देखने में भले मरा हुआ लग रहा है लेकिन ये दिमागी एतबार से ये सही है। इसमें हेयर भी नहीं पाए जाते, एलोपेशिया, बाल्डनेस, इसमें हेयर नहीं पाए जाते। देखो क्या होता है कि चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए कोई भी
देखो क्या होता है, चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए कोई एक दूसरी चीज़ देता है। जैसे मान लो क्या है कि ये अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए अपने बाल को दे देता है कि चलो बाल गायब हो जाए लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ बची रहे। ऐसे ही कोई किसी चीज़ से कंपनसेट करते हैं। इसमें जो है मेरिस्मस चाइल्ड में ये बाल गायब हो जाते हैं, बाल ख़त्म हो जाते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ बची रहती है। लेकिन ये जो क्वाशियोरकर है इसमें बाल रहता है और मेंटल हेल्थ गायब हो जाता है, ये याद रखना आप। विजिबल सीवियर वेस्टिंग, इसमें देखिएगा बहुत खतरनाक वेस्टिंग हुई, यानी दुबला पतला हो गया, एकदम मसल गायब हो गई है। ओराशियस एपेटाइट, ओराशियस एपेटाइट का मतलब क्या है कि एकदम बहुत भूख से बहुत बेताब है, यानी कोई चीज़ उसको दिखेगी उस पर झपट पड़ेगा खाने के लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा भूखा हुआ होगा ये। इसमें लॉस ऑफ फैट होता है, क्या लॉस ऑफ फैट, ये कहाँ पे दिखता है, बक्कल पेट पे और थाई बटक पे ये दिखता है, ये याद रखना आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये बक्कल पेट पे दिखता है। तो कैसा अपीयरेंस होता है, रिंकल्स ऑन फेस, मंकी फेसेस हो जाता है, यानी जैसे बूढ़े लोगों का ना चमड़ी झूलने लगती है उसी तरीके से। ये देखो आप, ये देख रहे हो जैसे बूढ़ा हो गया हो ये बच्चा, इस तरीके से हो जाता है। और दूसरी जगह वेस्टिंग कहाँ दिखते हैं, थाई पे, बटक पे। ये इसमें कैसा अपीयरेंस हो जाता है, बैगी पैंट्स अपीयरेंस। ये देखो आप, देखो ये देख रहे हो आप, ये पॉइंट। तो ये दो जगह अपीयरेंस, दो जगह जो है फैट का लॉस होता है। बक्कल पेट पे, फेस पे कैसा हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं जैसे बूढ़े लोगों का हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मंकी फेसेस या ओल्ड मैन अपीयरेंस। दूसरा कहाँ पे फैट का लॉस होता है, थाई पे, उसमें अपीयरेंस कैसा होता है, बैगी पैंट्स अपीयरेंस, लूज स्किन फोल्ड हो जाती है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे की चीज़ देख लेते हैं, और क्या क्या दिखता है, हिपेटोमेगाली यानी लीवर बड़ा हो जाएगा। हाइपोएल्बुमिनिया, एल्ब्यूमिन जो होता है, सीरम एल्ब्यूमिन 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा। मेरिस्मस, ये क्वाशियोरकर में बता रहा हूँ, ये क्वाशियोरकर वाला पार्ट, ये पूरा क्वाशियोरकर वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें पुअर एपेटाइट होती है, यानी इसको भूख नहीं लगी, बोलेगा यार ठीक है मुझे खाने की ज़रूरत नहीं उतना। हेयर चेंजेस, देखो इसमें तो हेयर मेरिस्मस में कैसा था, हेयर गायब हो गया था मेंटल हेल्थ बचाने के लिए। क्वाशियोरकर में क्या है, हेयर है लेकिन मेंटल हेल्थ गायब हो चुका। तो हेयर कैसा है वो मैं बता रहा हूँ। हेयर कैसा है, ब्रिटल लस्टर लेस हेयर, कैसा है, फ्लैग साइन, यानी इसका जो बाल है वो फ्लैग साइन, यानी जैसे ये फ्लैग होता है, जैसे मान लो ये सब बाल है, ये पूरा बाल है, ये बाल है, तो थोड़ी दूर जो है दूसरे कलर का रहेगा, थोड़ी दूर दूसरे कलर का, और वही बाल, सेम बाल, और ये जो है दूसरे कलर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा लगेगा जैसे फ्लैग बना हुआ हो, ऐसा लगेगा जैसे फ्लैग बना हुआ हो, ठीक है, ये देखो जैसे फ्लैग बना हुआ हो, तो फ्लैग जैसा हो जाता है। अल्टरनेट पिगमेंटेड डिपिगमेंटेड हेयर, यानी थोड़ी दूर पिगमेंटेड होगा, थोड़ी दूर नॉन पिगमेंटेड होगा। स्किन की चेंजिंग कैसी होती है इसमें, क्रेजी पेवमेंट डर्मेटाइटिस हो जाता है, फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस, आसान है ये। अब कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। सैम बेबी जो है उसका कॉम्प्लिकेशन, दो पैथोलॉजी मैंने बता दिया, क्वाशियोरकर बता दिया, मेरिस्मस बता दिया। अब सैम चाइल्ड का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इसको एक निमोनिक से याद रखेंगे, शील्डेड, एक निमोनिक से याद रखेंगे, शील्डेड। एस फॉर शुगर डिफिशियंसी, यानी जो सैम बेबी होगा उसमें शुगर की डिफिशियंसी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। एच फॉर क्या होता है, हाइपोथर्मिया। आर आई फॉर इन्फेक्शन। ई एल फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होगा ये देख लो तुम, हाइपो या हाइपर नाइट्रीमिया, यानी दोनों होता है। नाइट्रीमिया सोडियम यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। हाइपोकैनीमिया, पोटेशियम क्या होगा, कम हो जाएगा। हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना आप। देखो शील्डेड में एस हो गया, एस फॉर शुगर डिफिशियंसी, एच फॉर हाइपोथर्मिया, आई फॉर इन्फेक्शन, ई एल फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। अब डी ई बचा, डी ई बोले तो डिहाइड्रेशन, और लास्ट में जो डी बचा, लास्ट में क्या होती है, डेथ हो जाती है, लास्ट का डी बोले तो डेथ, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है किसका, सैम बेबी। अब हम मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडेमा है या नहीं, सीवियर एडेमा है या नहीं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सीवियर एडेमा है या नहीं, पुअर एपेटाइट है या नहीं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, यानी डेंजर साइन कोई प्रेजेंट है या नहीं, लिवर फेल्योर या किडनी फेल्योर, ऐसा कोई डेंजर साइन प्रेजेंट है या नहीं। यानी तीनों में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है
तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड सेम चाइल्ड। क्या बोलते हैं हम, अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो अगर सीवियर एडेमा भी नहीं है, पुअर एपेटाइट भी नहीं है और कोई डेंजर साइन भी नहीं, तो उसको कॉम्प्लिकेशन कोई होगा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, ओपीडी बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आप, ओपीडी बेसिस पे हम इसको मैनेज करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड सेम चाइल्ड बोलते हैं, उसको हम ओपीडी बेसिस पे मैनेज करते हैं। लेकिन इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं, इफ एनी वन इज प्रेजेंट, कोई तीनों में से सीवियर एडेमा सिर्फ प्रेजेंट हो या सिर्फ पुअर एपेटाइट हो या कोई डेंजर साइन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सेम है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अब भर्ती करने की ज़रूरत है। अब इसको किसकी ज़रूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। इसको 6 हफ्ते तक एडमिट रखते हैं। 6 हफ्ते तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, 2 फेज में ट्रीटमेंट चलता है। पहला जो फेज होता है स्टेबलाइजेशन फेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन फेज बोलते हैं। दूसरा फेज जो है उसको रिहैबिलिटेशन फेज। पहला फेज जो होता है जिसको हम स्टेबलाइजेशन फेज बोलते हैं वो 1 हफ्ते का होता है, यानी 1 हफ्ते में, पहले 1 हफ्ते में हम बच्चे को स्टेबल करते हैं, तो इसीलिए उस फेज को क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन फेज बोलते हैं। फिर दूसरे से 6वें हफ्ते तक हम बच्चे को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलाइजेशन फेज। क्या बोलते हैं, रिहैबिलाइजेशन फेज। अब स्टेबलाइजेशन फेज में हम क्या करते हैं, रिहैबिलाइजेशन फेज में हम क्या करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये चार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो ये फेज है यहाँ से यहाँ तक स्टेबलाइजेशन फेज, ये 1 हफ्ते का है, और यहाँ से 2nd वीक से 6 वीक तक ये है, ठीक है। ये कौन सा है, यानी यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, स्टेबलाइजेशन फेज। दूसरा क्या है, रिहैबिलाइजेशन फेज। इससे एक चार्ट से समझ लेते हैं तो इससे आसानी होगी। देखो जो हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को हुआ है, सेम चाइल्ड में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो सबसे पहले उसको हम मैनेज करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम उसको पहले मैनेज करते हैं। तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इसको हम क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसको मैनेज करना आसान भी होता है, 1 से 2 दिन के अंदर इसको मैनेज कर लेते हैं। हाइपोथर्मिया होगा, मैंने बताया था कि इसका जो है क्लिनिकल फीचर क्या है, हाइपोथर्मिया भी होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसको भी हम 1 से 2 दिन के अंदर मैनेज कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, डिहाइड्रेशन। बच्चे को क्या था, डिहाइड्रेशन भी था, इसको भी जो है हम 1 से 2 दिन के अंदर इसको हम मैनेज कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ये जो है पूरा हमारा 6 हफ्ते तक इसका इलाज चलेगा। कितने दिनों तक, 6 हफ्ते तक पूरा, यानी पहले दिन से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट वीक यानी 6 वीक तक इसका चलता है। इन्फेक्शन जो होता है तो उसमें एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, वो कितना, 1 हफ्ते के लिए देते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट का इलाज जो है शुरू से ही चलता है, यानी पहले दिन से स्टार्ट होता है, लास्ट वीक तक चलता है, यानी 6 वीक तक चलता है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि पहले हफ्ते में आयरन मत देना, पहले हफ्ते में आयरन नहीं देना है, दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करना आयरन। और फीडिंग, देखो फीडिंग पहले हफ्ते में पहले ही दिन से स्टार्ट कर देनी है और 1 हफ्ते तक फीडिंग करानी है। फीडिंग कितने दिनों तक करानी है, 1 हफ्ते तक। जो कैचअप फीडिंग, जो इनिशिएट फीडिंग थी 1 हफ्ते तक, उसके बाद जो है दूसरे हफ्ते से कैचअप फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो अभी आगे मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, इनिशिएट फीडिंग क्या, कैचअप फीडिंग क्या है। उसके बाद सेंसरी स्टिमुलेशन क्या है, ये तीसरे दिन से स्टार्ट करते हैं। फिर फॉलो अप जो है करते हैं हम, दूसरे हफ्ते से जो है प्रिपेयर करने लगते हैं बच्चे को फॉलो अप के लिए। देखो मैनेज कॉम्प्लिकेशन, स्टेबलाइजेशन फेज में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करते हैं। देखो स्टेबलाइजेशन फेज यानी जो पहले हफ्ते वाला फेज है, उसमें क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं उसको हम मैनेज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक चलती है। इनिशिएट फीडिंग क्या है, फार्मूला 75, जो फार्मूला 75 है उसको हर 2 घंटे पे देते हैं। इनिशिएट फीडिंग क्या है, फार्मूला 75 जो आता है उसको हर 2 हफ्ते पे देते हैं, और 2 घंटे पे देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, वही सारी चीज़ें जो हमने चार्ट में दिखाया, वही सारी चीज़ें। माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देते हैं, आयरन लेकिन नहीं देंगे, याद रखना। पहले हफ्ते में आयरन नहीं देंगे, दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करते हैं। अगर डायरिया है तो हम ये मानेंगे कि भाई डिहाइड्रेशन भी हुआ होगा, बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ होगा, डिहाइड्रेशन हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन बट नो शॉक,
यानी डिहाइड्रेशन तो हुआ लेकिन शॉक नहीं है, तो उसको रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा? रेसोमोल। रेसोमोल का फुल फॉर्म क्या? RE से हो गया रिहाइड्रेटिंग, SO से सोल्यूशन, रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, माल से माल न्यूट्रिशन। रेसोमोल का फुल फॉर्म क्या होगा? रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये ओरली देते हैं। लेकिन अगर शॉक में है तो ये बताओ ओरल ले पाएगा क्या? ओरल ले ही नहीं पाएगा। तो क्या देंगे? पहली बात तो IV देंगे। अगर शॉक में चला गया, डिहाइड्रेशन हुआ है और शॉक में चला गया तो फ्लूइड हम ओरल नहीं दे पाएंगे, तो IV से देंगे। और जब शॉक में चला गया है तो उसमें क्या देंगे हम? रिंगल लैक्टेट। क्या देंगे? रिंगल लैक्टेट। ये याद रखना। किसमें? 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना। रिहेबिलिटेशन फेज में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं। पहले 1 हफ्ता एंटीबायोटिक चलाए थे, अब एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं। लो डोज आयरन स्टार्ट करेंगे। अब पहले हफ्ते में आयरन नहीं दे रहे थे, सेकंड हफ्ते से आयरन स्टार्ट करेंगे। अब देखो पहले हफ्ते में यानी कि स्टेबलाइजेशन फेज में जो फीडिंग कर रहे थे फार्मूला 75 से कर रहे थे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में फार्मूला 100 से कर रहे हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहेबिलिटेशन फेज में फार्मूला 100 से करते हैं। और सेकंड हफ्ते से हम क्या डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। और ये चीज़ हम नोटिस करेंगे कि बच्चे का वजन जो है 10 ग्राम पर केजी पर डे बढ़ रहा है या नहीं, ये हमें नोट करना है। कितना बढ़ना चाहिए? 10 ग्राम से ज़्यादा पर केजी पर डे, ठीक है। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। बस इतना इनफ है इसके लिए। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।